कॉलेज का हैंडसम हंक होने के बावजूद पॉकेट मनी के लिए मैंने एक केटीवी में वेटर की नौकरी कर ली। लेकिन पहले ही दिन एक नशे में धुत महिला सीईओ ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे जबरन ड्रेसिंग रूम में खींचकर घंटों अपनी हवस का शिकार बनाया। सब खत्म होने के बाद उसने मुझे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड थमा दिया। मुझे क्या पता था कि उस एक रात का नतीजा ये होगा कि वो गर्भवती हो गई और उसने मुझे अपने आलीशान विला में कैद कर लिया, जहां वो दिन रात मेरा शोषण करने लगी। आज कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था और तभी उसका बुलावा आ गया। मैं कांपते हाथों से उसकी गाड़ी के पास खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक अंदर से दरवाज़ा खुला और एक हाथ ने मुझे झटके से अंदर खींच लिया। उसने मुझे सीट के पीछे दबाते हुए कहा, एलो जियांग लुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़की को खुद को छूने देने की? निंग, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा। अब सफाई देने की क्या जरूरत है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या वो सब झूठ था? आज मेरे साथ घर चलो, उसके बाद बाहर निकलने की सोचना भी मत, और यूनिवर्सिटी जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैन निंग का चेहरा अब भी पत्थर जैसा सख्त था। उसने मुझे अपनी पूरी ताकत से सीट पर दबा रखा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी खूंखार ठंडक थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? कल जिसने भी तुम्हें हाथ लगाने की जुर्रत की थी, उसका हाथ तोड़ दिया गया था। बताओ जियांग लुओ, अब मैं उस लड़की के साथ क्या करूं? मैंने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि खामोशी से उसके करीब खिसका और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। मैंने धीरे से उसके सफेद सुडौल गर्दन स्वान नेक पर चुंबन लिया। इतनी बार होने के बाद अब मैं अच्छी तरह जानता था कि वैन निंग को कहां सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। असर तुरंत हुआ। वैन निंग की भौहें ढीली पड़ गईं, उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई और एक अजीब सी खुशी उसकी आंखों में चमकने लगी। उसने मेरे सिर को अपनी बाहों में लेकर सीधे अपने सीने से भींच लिया। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर से आती वो भीनी भीनी दूध जैसी खुशबू मेरे नसों में घुलने लगी थी। और सच तो ये था कि मुझे वो खुशबू अब अपनी लगने लगी थी। हमारी हरकतें और तेज हो गईं। गाड़ी के भीतर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर खड़ी सुकी ने स्थिति भांप ली और फौरन गाड़ी से नीचे उतरकर दरवाजा बंद कर लिया। पीछे से आ रही गाड़ियों के ड्राइवरों ने खिड़की से सिर निकालकर पूछा, सुकी जी, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सुकी ने बिना पीछे मुड़े बस एक बेपरवाह नजरों से उन गाड़ियों को देखा और ठंडी आह भरते हुए बोली, अभी नहीं, वैन मैम को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। सुकी मन ही मन बुदबुदाई, लगता है अभी काफी देर होगी, बेहतर है कि मैं थोड़ा सो लूं। मैडम का वो छोटा पति अभी अभी अंदर गया है, यकीनन ये सब दोपहर तक तो चलने वाला है। आज के युवाओं की स्टैमिना भी कमाल की है। खुद प्रेग्नेंट होने के बावजूद ये लोग बिल्कुल नहीं रुकते। गाड़ी के अंदर मेरा चेहरा शर्म और घुटन से लाल हो चुका था। मैंने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर कहा, वैन निंग, यकीन मानो, मुझे शैन रैन सीनियर में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बस मेरी मदद की थी, प्लीज उनका हाथ मत तोड़ना। वैन निंग की पकड़ अचानक और भी सख्त हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन तैरने लगी। तुम उस शैन रैन के लिए मुझसे भीख मांग रहे हो? इतनी फिक्र है तुम्हें उसकी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जल्दी से सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। तुम प्रेग्नेंट हो, घर पर आराम करो, बाहर की भागदौड़ अच्छी नहीं है। मैं कसम खाता हूं, अब से किसी भी लड़की से कोई बात नहीं करूंगा। वैन निंग ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारी इन बातों पर अब मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। मैंने उसे और गहराई से चूमना शुरू किया। मेरा अंदाज थोड़ा अनाड़ी था। घबराहट में मेरे कान लाल होकर बिल्कुल अंगारे जैसे हो गए थे। मैं लगातार उसके पास जाकर फुसफुसा रहा था, प्लीज वैन निंग, मेरी बात का यकीन करो। तुम पर मेरा सब कुछ है, मुझ पर यकीन करो। मेरे इस मासूम और लाचार अंदाज के आगे वैन निंग की सारी सख्ती पिघलने लगी। वो तो पहले से ही मेरी दीवानी थी, अब तो आलम यह था कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे एक अजीब सी तृप्ति में बदल गया। ठीक है, उसने ठंडी लेकिन नर्म आवाज में कहा, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार अगर किसी और औरत को तुम्हारे करीब देखा तो मैं खुद उनके हाथ तोड़ दूंगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मैंने राहत की सांस ली। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैन निंग, क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? उसने मुझे अपने आगोश में भरते हुए एक शैतानी मुस्कान दी। नाराज तो मैं अभी भी हूं, लेकिन अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो तो एक तरीका है, देखूं तुम उसे पूरा कर पाते हो या नहीं। मैं उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या करना होगा बताओ, मैं कुछ भी करूंगा। वैन निंग ने धीरे से मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने चौंक कर धीरे से कहा, क्या अभी? इस वक्त? हम स्कूल के गेट पर हैं और थोड़ी देर में मेरा बास्केटबॉल मैच है। क्या हम ये रात में नहीं कर सकते? वैन निंग की ये मांग वाकई हद से ज्यादा थी, और सबसे बड़ी बात, मुझे ये सब करना आता भी नहीं था। आज तक हमेशा वैन निंग ही पहल करती थी।
मैंने घबराते हुए कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है, वैसे भी मैच की तैयारी करनी है। उसने अपनी जिद पर अड़े हुए कहा, नहीं, अभी इसी वक्त, तुम्हारा मैच तो दोपहर में है, काफी वक्त है अभी। आखिरकार मुझे उसके सामने झुकना ही पड़ा। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये औरत प्रेग्नेंट है, फिर भी इतनी बेकाबू। क्या उसे जरा भी ख्याल नहीं कि इस सब से बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है? मैंने डरते डरते वैन निंग के पेट पर हाथ रखा। कपड़े ढीले थे, फिर भी उसका उभरता हुआ बेबी बम्प साफ महसूस हो रहा था। कांपते हाथों से मैंने उसकी ड्रेस की चेन धीरे धीरे नीचे की ओर खींची। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। गेट पास में ही था और यह एहसास कि कोई भी हमें देख सकता है मुझे अंदर तक दहला रहा था। पर हां, कहीं ना कहीं यह अजीब सा रोमांच भी दे रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं बास्केटबॉल कोर्ट पर अपनी ऊर्जा दिखा रहा था, लेकिन अब यहां इस कार की पिछली सीट पर मेरी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वैन निंग, जो दुनिया की नजरों में एक कठोर, ठंडी और बेहद रसूखदार बिजनेस टाइकून है, मेरे सामने आते ही जैसे पूरी तरह बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस मुखौटे के पीछे कोई और ही इंसान छिपा है, जो सिर्फ मेरे लिए एक मोहक योज पिशाचिनी मासूम बला बन जाती है। मेरे हाथ उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती को छूकर कांप रहे थे। मैं बस अनाड़ी की तरह हाथ फिरा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से कहा, वैन निंग, प्लीज मुझे स्कूल जाने दो, आज नहीं, रात को, ठीक है? वैन निंग ने अपनी पलकें झुकाकर एक ऐसी तिरछी नजरों से मुझे देखा कि जैसे कोई जादू कर रही हो। उसने अधखुले होंठों से धीरे से फुसफुसाया, रात को? रात के लिए तो मैंने अलग ही नजाकतें सोच रखी हैं, जान। उसकी बात सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने कहा, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि कैसे। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अंत में हार मानकर मुझे वैन निंग के ही निर्देशों का पालन करना पड़ा। उसने मुझे अपने जाल में 3 घंटे तक फंसाए रखा। जब मैं कार से बाहर निकला तो दोपहर के 12 बज चुके थे। मेरे कान शर्म से पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुके थे। मैंने सामने खड़ी सुकी की तरफ देखा और नजरें चुराते हुए फुसफुसाया, सुकी जी, मैं स्कूल के लिए निकलता हूं। आप मैडम को घर ले जाइए, उन्हें लंच करना होगा। सुकी ने मुझे एक रहस्यमयी मुस्कान दी, जैसे उसे सब पता हो। जी एन लो जियांग लुओ साहब, आप जाइए, मैं मैडम का ख्याल रखूंगी। आप अपनी तैयारी में देरी ना करें। उस दिन की थकान और अजीब सी बेचैनी के साथ मैं देर रात घर लौटा। मुझे उम्मीद थी कि वैन निंग मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन घर के अंदर सन्नाटा था। न तो वो हॉल में थी, न ही अपने स्टडी रूम में। मेरा दिल थोड़ा सा घबराया। मैंने पास से गुजर रही एक नौकरानी को तुरंत पकड़ा और हड़बड़ी में पूछा, रुको, वैन निंग कहाँ है? अभी तक वो घर नहीं आई? जियांग लुओ साहब, वैन निंग मैम आज दोपहर ही सेंट्रल हॉस्पिटल गई थी। सुनने में आया है कि उन्हें पेट में काफी दर्द हो रहा था। ये सुनते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही डर कौंधा, कहीं वैन निंग या बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। मैंने और कुछ नहीं सोचा और सीधे सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर भागा। वहां पहुंचते ही देखा कि सुकी और सुरक्षा के 8 अन्य लोग दरवाजे पर तैनात थे। वे सब एक साथ सीधे खड़े थे, जिससे वहां का माहौल काफी भारी और डरावना लग रहा था। मुझे देखते ही सुकी ने सिर झुकाया, जियांग लुओ साहब, आप आ गए, अंदर जाइए, मैडम वहीं हैं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। वैन निंग अस्पताल के बिस्तर पर खामोशी से लेटी हुई थी। उसका चेहरा, जो हमेशा तेज से भरा रहता था, आज पूरी तरह फीका पड़ा था। उसके होंठों की रंगत भी गायब थी। वो किसी बीमार राजकुमारी सिक ब्यूटी की तरह लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने खुद को समझाया कि चाहे जो हो, मुझे उसका ख्याल रखना है। मैं दबे पांव अंदर गया, लेकिन वैन निंग की सतर्कता अब भी कम नहीं हुई थी। उसने आहट सुनते ही अपनी आंखें खोलीं और धीमी आवाज में पूछा, जियांग लुओ, तुम यहां कैसे? मैं बिना कुछ कहे उसके बिस्तर के पास बैठ गया और कांपते हाथों से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं। मैंने घबराहट और फिक्र में डूबी आवाज में पूछा, तुम्हारी तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा बच्चा ठीक है ना? पेट में दर्द था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने फिक्र से पूछा। वैन निंग ने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे को हल्के से दबाते हुए कहा, आज तुम्हारा स्पोर्ट्स डे था ना? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस सुबह कार में कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे, शायद उसी वजह से थोड़ा दर्द हो गया। क्या? कार में? मेरा चेहरा शर्म और हया से एक बार फिर सुर्खलाल हो गया। मुझे आज सुबह की वो सारी घटना याद आ गई। मैंने सफाई देने की कोशिश की। देखो, वो तो तुमने ही मुझसे जबरदस्ती करवाया था। मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, तुमने ही मुझे मजबूर किया था। वैन निंग ने शरारत भरी मुस्कान के साथ अपने पेट की तरफ इशारा किया। तुमने शायद बच्चे को चोट पहुंचा दी। मेरा दिल जैसे गले में आ गया। क्या बच्चा नूनो नूनो ठीक तो है ना? वो अभी भी है ना?
मेरे चेहरे पे छाई हुई घबराहट देख वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतना घबरा क्यों रहे हो? नूनो बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ भी। बेफिक्र रहो। इतना कहते ही उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लिया और अपनी बाहों में खींचकर मुझे चूमने लगी। उसकी उस अचानक हरकत से मैं पूरी तरह लज्जित हो उठा। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा तेजी से खुला और एक सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर, जिसका नाम जी यानली था, अंदर आते ही थोड़ा असहज हो गया और उसने अपनी खांसते हुए अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं तुरंत सकपका गया और वैन निंग को झटके से खुद से दूर धकेल दिया। मैं बिस्तर के किनारे बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया और मेरे कान शर्म के मारे इतनी बुरी तरह लाल हो गए थे कि किसी को भी देखते ही पता चल जाए। जी यानली ने गंभीर होते हुए कहा, वैन जोंग, यही आपका छोटा बॉयफ्रेंड है ना? मुझे आप दोनों को एक सलाह देनी है। थोड़ा संयम बरतिए। आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपको इतना ही एडवेंचर चाहिए तो कम से कम बच्चे के जन्म तक का इंतजार कर लीजिए। उसने एक चेतावनी भरी नजर हम पर डाली और आगे कहा, इस बार तो मामला गंभीर नहीं था, वरना बच्चा बचना मुश्किल था। मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था, बस सिर झुकाकर बार बार जी कह रहा था। लेकिन वैन निंग कहाँ रुकने वाली थी? उसने अपनी भौहें तान ली और अपनी उसी ठंडी रसूखदार आवाज में बोला, जी यानली, अब क्या मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? मेरी जिंदगी, मेरा शरीर, क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं खुद तय करूंगी। अभी के अभी यहां से बाहर निकलो। जी यानली ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी, वैन जोंग, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मैं किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करूंगा। वो तेजी से मुड़कर बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली और अपने धड़कते हुए दिल को संभालते हुए हाथ सीने पर रखा। उसे लगा था कि आज वैन निंग उसे छोड़ेगी नहीं। शुक्र है कि वो बच गया। वो आखिर कर क्या रहा था? उसने वैन निंग को आंखें दिखाने की हिम्मत कैसे की? शायद एक डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन वैन निंग के सामने ऐसी गुस्ताखी? जी यानली ने अपने माथे से पसीना पोंछा। अभी वो वार्ड से बाहर निकला ही था कि उसे सामने बर्फीली आंखों वाली सुकी खड़ी दिखी। उसे देखते ही जी यानली का दिल एक बार फिर जोर से धड़क गया। जी डॉक्टर, वैन जोंग की तबीयत अब ठीक है ना? सुकी ने बेरुखी से पूछा। हाँ, बस उन्हें कह दीजिएगा कि अगली बार से थोड़ा संयम बरतें, जी यानली ने हड़बड़ी में कहा और वहां से निकल लिया। वार्ड के अंदर मैं बहुत सब्र के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वैन निंग, सुना तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? अब से कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है? तुम बस अपने बच्चे का ख्याल रखो। जब बच्चा हो जाएगा तब हम जो चाहे करेंगे। अभी प्लीज खुद पर थोड़ा रहम करो। वैन निंग ने मेरी बात मान ली और मेरी बाहें पकड़ते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूं, मेरे छोटे स्कॉलर लिटिल टॉपर। अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं अच्छे से रेस्ट करूंगी। उसने मेरी बाहों में खुद को समा लिया। मैंने प्यार से उसके पेट पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या अब भी दर्द हो रहा है? अगर कहो तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूं तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक आ गई। जरूर, मुझे तुम्हारी बाहों में ही सोना है। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। मैंने धीरे से वैन निंग की बाहों को अपनी गर्दन से हटाया और उसकी भारी पैरों को अपनी कमर से अलग किया। ये वैन निंग भी कमाल है, नींद में भी इतनी चिपकू। लेकिन जैसे मैंने हटने की कोशिश की, उसकी लंबी और रेशमी टांगों ने फिर से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वैन निंग की आंखें धीरे से खुलीं, उनमें एक हल्की सी नींद की खुमारी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, मेरे छोटे स्कॉलर, इतनी जल्दी स्कूल जा रहे हो? हाँ, आज बास्केटबॉल मैच की तैयारी करनी है। तुम आराम करो और सो जाओ, मैंने उसे समझाते हुए कहा। उसने अपने होंठों की तरफ इशारा किया, मानो कह रही हो कि बिना किस किए नहीं जाओगे। मैं भी क्या करता, झुककर उसके होंठों पर एक हल्का सा प्यार भरा चुंबन दे दिया। क्या अब मैं जा सकता हूं? मैंने पूछा। उसने अपनी आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, जा सकते हो। तुम्हारी बास्केटबॉल मैच देखने में खुद आऊंगी, तो ध्यान रहे, अच्छे से खेलना। मैं कमरे से बाहर निकला और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वैन निंग अस्पताल के सबसे ऊपरी फ्लोर के टॉप वीआईपी वार्ड में थी। लिफ्ट नीचे की ओर जा रही थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर आते ही वो अचानक रुक गई। लिफ्ट के दरवाजे खुले और सामने जो चेहरा दिखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां एक जाना पहचाना शख्स खड़ा था। वो कोई और नहीं, मेरे पालक, माता, पिता और उनका परिवार था, जो उसी लिफ्ट में दाखिल हुए। एम्बर जियांग मां ने मुझे देखते ही एक ठंडी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कितना बड़ा इत्तेफाक है, छोटे जियांग भी यहां मौजूद हैं। मैंने शिष्टाचार निभाते हुए कहा, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। जियांग मां के चेहरे पर बनावटी हंसी थी, जो एक पल में ही नफरत में बदल गई। जियांग लुओ, सुना है तुमने जियांग हुआई शाओ हुआई को जबरन 3000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने शांति से जवाब दिया, आंटी, ये जियांग हुआई की खुद की मर्जी थी। वो क्लास मॉनिटर है, उसने बस एक आदर्श पेश करने की कोशिश की। जब एक धावक कम पड़ गया तो उसने खुद को आगे किया,
क्या उसने आपको ये नहीं बताया? झूठ! जियांग माँ चिल्लाई। ये सरासर झूठ है। तुमने उसे मजबूर किया है और ये आदर्श वाली कहानी तुमने खुद गढ़ी है ताकि अपनी जिम्मेदारी से बच सको। मैंने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्लास के बाकी लड़कों से पूछ सकती हैं। मेरा इतना कहना था कि जियांग माँ का हाथ हवा में उठा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे आ लगा। मुंह बंद कर अपना, बदतमीज! अभी भी तू मुझे जवाब दे रहा है? वो दर्द और अपमान जाना पहचाना था। वो थप्पड़ जो बचपन से मेरे लिए एक आदत जैसा बन चुका था, एक बार फिर मेरे चेहरे पर भारी पड़ा। बचपन से अब तक न जाने कितनी बार यह हाथ मेरे गालों पर बरसा था, लेकिन इस बार मेरा रिएक्शन कुछ और ही था। मैंने फुर्ती से अपना हाथ उठाया और जियांग माँ की कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। जियांग माँ का चेहरा अविश्वास से भर गया। वो लड़का जिसे वो सालों से अपनी उंगलियों पर नचाती आई थी, आज उनमें से ही एक को थामे हुए था। जियांग हुआई भी सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जिसे आज तक सिर्फ एक डरपोक और दब्बू समझता था, आज उसने अपनी माँ को ही चुनौती दे दी थी। मैंने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की और ठंडी आवाज में कहा, जियांग आंटी, मैंने अभी अपनी बात साफ कर दी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो बौखला गई। क्या मुझे तुझे सुधारने का हक नहीं है? भूल मत, मैं नाम की ही सही पर तेरी पालक मां हूं। मुझे तुझे सिखाने और थप्पड़ मारने का पूरा हक है। मैंने उसकी कलाई को एक झटके के साथ छोड़ दिया और अपनी आंखें सीधे उसकी आंखों में डाली। हमारे दस्तावेज होलकू बुक पहले ही अलग हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ अपनी दादी के साथ नामांकित हूं। इसलिए आप मेरी पालक मां नहीं रही और अब आप में मुझे डराने या अनुशासित करने की कोई योग्यता नहीं बची है। जियांग लुओ, तू इतना बड़ा एहसान फरामोश वान फुई हो गया। गुस्से के मारे जियांग माँ का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी नसें तन गईं और अपना अपमान बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और एक बार फिर मुझे मारने के लिए लब की जियांग पिता ने झटके से जियांग माँ का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। बस भी करो, तमाशा मत बनाओ। जैसा कि लुओ ने कहा, वो हुआई की अपनी मर्जी थी। वो क्लास मॉनिटर है, उसे क्लास के लिए योगदान देना ही था। तुम बिना वजह लुओ को दोष नहीं दे सकती। तो अब तुम भी जियांग लुओ की तरफदारी कर रहे हो? जियांग माँ की आवाज में जहर घुला था। बहुत बढ़िया, अपने खुद के बेटे की फिक्र नहीं और एक अनाथ ये जो नाजायज औलाद के लिए खड़े हो रहे हो। जियांग आंटी, ये शब्द वापस ले लीजिए, मैंने शांति से कहा। मेरी बात गलत है। मेरे माता पिता जरूर मुझे ढूंढ रहे होंगे। कौन ढूंढेगा तुझे? जियांग माँ ठाका मारकर हंसी। तू सिर्फ एक लावारिस कचरा है जिसे कोई नहीं चाहता। मैंने अपनी पलकें झुका लीं। उनकी बातों ने मुझे दुखी नहीं किया। मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरी दादी हैं, वैन निंग है और बहुत जल्द मेरी बेटी भी आने वाली है। उनका ये तुच्छ सच मुझे नहीं हिला सकता था। जियांग पिता ने फिर से जियांग माँ को टोकते हुए खींच भरे लहजे में कहा, तुम अपनी हद में रहो। लुओ ने खुद के दम पर सबसे बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो अपनी मेहनत से बहुत नाम कमाएगा। अनाथ होने से क्या फर्क पड़ता है? जियांग माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओह, तो अब तुम भी उसके ग्रुप में शामिल हो गए? कमाल है, तुम सब के सब जियांग लुओ की तरफ हो। जियांग माँ चिल्लाई। लिफ्ट कब की नीचे पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया था। गुस्से से तिलमिलाती हुई जियांग माँ जियांग हुआई का हाथ खींचते हुए लिफ्ट से बाहर निकल गई। उसका चेहरा गुस्से के मारे नीला पड़ चुका था। पीछे खड़े जियांग पिता ने माहौल को संभालते हुए एक बनावटी मुस्कान के साथ मुझसे कहा, लुओ बेटा, अपनी माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो बस हुआई की हालत देखकर परेशान हो गई थी, इसलिए ऐसा बोल गई। वैसे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने शिष्टता से जवाब दिया, अंकल, मेरा एक दोस्त यहां भर्ती है, उसी से मिलने आया था। अच्छा, ठीक है। देखो, जब भी समय मिले घर आया करो। तुम्हारे लिए हमने कमरे का इंतजाम भी कर रखा है। अगर कभी मन करे तो आकर रह सकते हो। उन्होंने बहुत सादगी से कहा। शुक्रिया जियांग अंकल, मैंने बस इतना ही कहा। तुम भी तो मेरी आंखों के सामने पले बड़े हो। मेरे लिए तो तुम भी आधे बेटे जैसे ही हो। खैर, मैं चलता हूं। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। वे इतनी बात कहकर वहां से निकल गए। अस्पताल के बाहर पहुंचकर जियांग पिता एक आलीशान रॉल्स रॉयस फैंटम में जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही जियांग माँ ने अपना मुंह फुलाते हुए चिढ़कर पूछा, अजी, ये क्या तमाशा था? हुआई कह रहा था कि उसे आज बास्केटबॉल मैच खेलना है और आप उसे यहां से ले जा रहे हैं? उससे कहो कि वो स्कूल चला जाए। और आप अभी जियांग लुओ की तरफदारी क्यों कर रहे थे? आपने देखा नहीं उसने हुआई के साथ क्या किया? उसे चोट पहुंचाई है उसने। जियांग पिता ने गहरी घृणा के साथ अपनी पत्नी की ओर देखा। जरा दिमाग से काम लो। जियांग लुओ अब इंपीरियल यूनिवर्सिटी दीदा का छात्र है। भविष्य में वो हमारे काम आ सकता है। तुम अपनी मूर्खता से उसे हमसे दूर क्यों कर रही हो? थोड़ा तो दूर का सोचा करो। अपने लिए कोई रास्ता तो बचा कर रखो। जियांग मां ने तंज कसते हुए कहा, जियांग लुओ, वो एक मामूली गरीब लड़का है। वो तुम्हारी क्या मदद करेगा?
जियांग पिता की आंखों में एक धूर्त चमक आ गई। गू परिवार कूचा और चू परिवार छूचा दोनों हमारे साथ व्यापारिक गठबंधन मैरिज अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन हमारा तो सिर्फ एक ही बेटा है और मैं उन दोनों परिवारों के बिजनेस को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। समझी तुम? जियांग मां चौंक गई। तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि जियांग लुओ किसी एक घर में जाए? जियांग पिता की हंसी बहुत ही शातिर और खतरनाक थी। गू परिवार की वो लड़की इकलौती वारिस है। जियांग हुआई तो कभी उनके यहां घर जमाई बनकर नहीं रहेगा, लेकिन जियांग लुओ, वो तो सीधा सादा और दब्बू है। उसे हम अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। अगर हम उसे गू परिवार में भेज दें तो कुछ समय बाद पूरा गू परिवार और उनकी सारी दौलत हमारे कब्जे में होगी। यही है हमारा असली मास्टर प्लान। जियांग मां की आंखों में चमक आ गई। उन्हें जैसे कोई नया रास्ता मिल गया हो। ओह, तो आपकी ये योजना है? अब समझ आया। जियांग पिता ने धीमी और शातिर आवाज में कहा, फिक्र मत करो, थोड़े अच्छे बर्ताव का दिखावा करूंगा तो वो मेरी अच्छाई भूल नहीं पाएगा। वो तो मेरे एहसानों के तले दबा ही रहेगा। सुबह के 10 बज चुके थे। बास्केटबॉल के शुरुआती मुकाबले शुरू होने वाले थे। मैदान के बीच में खड़े होकर हमारे फैकल्टी के गाइड फोदावन लॉटरी निकाल रहे थे ताकि हम जान सकें कि हमारा मुकाबला किससे है। हमारे टीम के साथी प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, बस सिविल इंजीनियरिंग थोबुके वाली टीम मत आए। वो पिछले कई सालों से लगातार चैंपियन है। उनके सीनियर शू यू जूदामा के बारे में तो सुना है ना? वो पहले प्रोफेशनल एथलीट रह चुके हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाली टीम बहुत घातक है। हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। तभी लॉटरी का पर्चा निकला। भाग्य ने हमारा साथ दिया। हमारी भिड़ंत विजुअल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से तय हुई। पर्चा देखते ही तियान चैंग ने राहत की एक लंबी सांस ली और मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, लुओ भाई, शुक्र है भगवान का, सिविल वाले नहीं आए, वरना तो हम छुसाई शुरुआती राउंड से ही बाहर हो जाते। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या सिविल इंजीनियरिंग वाली टीम वाकई इतनी खतरनाक है? तियान चैंग ने गंभीर होकर जवाब दिया, बिल्कुल भाई, सीनियर शूयू तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल। उनके सामने खेलना मतलब खेल से पहले ही हार मान लेना है। मैंने खामोशी से सिर हिलाया। सच तो यह है कि मैं भी कुछ कम नहीं था। जब से मुझे बास्केटबॉल से चोट लगी थी, उसके बाद के 6 सालों में मैंने इतनी मेहनत की थी कि खेल की हर बारीकी मेरे जहन में बस गई थी। बस मैदान पर उतरने का डर था। ये मेरी पहली बार थी। हमारी टीम पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी। बास्केटबॉल कोर्ट के किनारे सुंदर सीनियर लड़कियों की भीड़ जमा थी और उनमें से ज्यादातर मुझे ही देख रही थी। लेकिन खेल की शुरुआत से पहले ही एक अजीब मोड़ आया। विजुअल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की टीम पूरी ही नहीं हो पाई। बिना एक भी बास्केट किए वे सीधे हार मानकर मैदान से हट गए। दोपहर हो गई थी। मैं कैंटीन की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से वो ठंडी और अधिकार भरी आवाज आई, तुरंत 7वीं बिल्डिंग के स्कूल ट्रस्टी कोनून ऑफिस आओ और मेरे साथ खाना खाओ। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, जल्दी आओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मैंने तुरंत पहचान लिया, ये वैन निंग थी। मैंने हैरान होते हुए फोन में ही कहा, वैन निंग, ट्रस्टी का ऑफिस? तुम स्कूल में फिर क्या कर रही हो? उसने लापरवाही से जवाब दिया, तुम्हारा बास्केटबॉल मैच देखने आई थी, लेकिन तुम तो मिले नहीं। सुना है सामने वाली टीम ने तो बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। कितना उबाऊ साशिंग था ये सब। वैन निंग एक हाथ से अपने माथे को थामे बैठी थी और उसके पास ही एक लंबी दूरी वाला टेलीस्कोप रखा था। अपने छोटे बॉयफ्रेंड का बास्केटबॉल मैच देखने के लिए उसने क्या क्या इंतजाम कर रखे थे। वैन निंग, तुम ही खा लो, मैं पहले से ही कैंटीन में हूं, मैंने कहा। मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। कैंटीन का खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें अभी अपनी सेहत बनानी है। और देखो, अब सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। ये सुनते ही मेरे पैर अपने आप दौड़ने लगे। अगर मैं देर से पहुंचा तो पता नहीं वो लेडी डेविल मुझे किस तरह की सजा देगी। और ऊपर से ये कॉलेज कैंपस था। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही ना कर दे। किस्मत देखिए, रास्ते में ही शैन रैन मिल गई। वो बाहर से शॉपिंग करके लौट रही थी। हाथों में कई थैले थे। जियांग लुओ, इतनी जल्दी में कहां भाग रहे हो? शैन रैन ने मुझे रोकते हुए पूछा। मैंने हाँफते हुए कहा, शैन रैन सीनियर, मुझे अभी एक जरूरी काम से ऑफिस जाना है, टीचर से कुछ बात करनी है। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, शैन रैन ने अचानक मेरे हाथों में खाने का एक डिब्बा थमा दिया। आज कुछ ज्यादा ले लिया था। ये लो, तुम्हारे लिए एक बॉक्स, ये फल हैं। शुक्रिया, मैंने हड़बड़ी में कहा और आगे बढ़ गया। 10 मिनट के समय में 9 मिनट बीत चुके थे। जैसे ही मैं स्कूल ट्रस्टी के ऑफिस पहुंचा, बाहर खड़ी सुकी ने मुझे देख लिया। मैंने सम्मान से कहा, नमस्ते सुकी जी, जियांग लुओ साहब, जल्दी अंदर जाइए। वैन निंग मैम आपका काफी देर से इंतजार कर रही हैं। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा कि कमरे में सिर्फ वैन निंग है। उसने काले रंग की फिटिंग वाली ड्रेस पहनी थी और उसकी खूबसूरती उस प्रेगनेंसी के दौरान भी किसी बर्फ की रानी आइस क्वीन जैसी लग रही थी। उसे अकेले देखकर मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है,
अंदर कोई टीचर नहीं था, वरना मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ता। वैन निंग ने सिर उठाया और ठंडी आवाज में कहा, तुम 5 मिनट लेट हो। रास्ते में एक जान पहचान वाली मिल गई थी, बस थोड़ी बात हो गई। मैंने सफाई देते हुए अपने हाथ में पकड़े फलों के डिब्बे को मेज पे रख दिया। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, वैसे तुम यहां कैसे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो घर पे आराम करना चाहिए। वैन निंग ने अपनी भौहें तानते हुए उस फलों के डिब्बे की ओर इशारा किया और व्यंग्य से पूछा, तो क्या ये फलों का डिब्बा तुम मेरे लिए खास तौर पे लाए हो? नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। रास्ते में शैन रैन सीनियर मिली थी, उन्होंने मुझे दिए हैं। मेरे इतना कहते ही आसपास की हवा में जैसे बर्फ जम गई। मुझे अपनी पीठ पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। मैंने ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े समेटे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया है। वैन निंग अपनी जगह से उठी और मुझे सोफे की तरफ धकेलते हुए मेरी नजरों में झांकने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी तल्खी थी। तुम स्कूल में इतने मशहूर हो गए हो, सीनियर लड़कियां तुम्हें चीजें खिलाने के लिए होड़ लगा रही हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम सिर्फ मेरे हो? सिर्फ और सिर्फ मेरे। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। वो एक बेहद आक्रामक और पादो हठधर्मी चुंबन था। उसने मेरी सारी सांसें छीन ली। उसकी काली गहरी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वो मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लेना चाहती हो। मेरे हो तुम, जियांग लुओ, तुम सिर्फ मेरे हो। मेरी सांसें फूलने लगी थीं और मुझे दम घुटता सा महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वैन निंग की मेरे प्रति इतनी गहरी और जबरदस्त कब्जे वाली भावना शाइयों युग क्यों है। हमारा अतीत तो ऐसा नहीं था, हम तो एक दूसरे को पहले जानते भी नहीं थे। मैं बस लाचार होकर उसकी इस तीव्रता को स्वीकार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। चुंबन, जाने कितनी देर तक वो मुझे चूमती रही। अंततः वैन निंग ने मुझे छोड़ा। इसे फेंक दो, मुझे ये चीज मेरी नजरों से दूर चाहिए। मैंने हाँफते हुए धीमी आवाज में कहा, वैन निंग, तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो मैं इसे सुकी जी को दे देता हूं। मैंने वो डिब्बा उठाया और बाहर जाकर सुकी को थमा दिया। सुकी का चेहरा एकदम हैरान था। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक उसे फलों का ये डिब्बा कैसे मिल गया। अंदर लौटकर मैंने वैन निंग को प्यार से समझाया, वैन निंग, गुस्सा मत करो, ये पेट में पल रहे हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। देखो, मैंने वो फल सुकी जी को दे दिए हैं। खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती, है ना? मैंने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और उसके सफेद माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेरी इन दो बातों ने ही वैन निंग को शांत कर दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाना खाने के लिए बैठाने लगी। मुझे लगा कि आखिरकार मैंने इस लेडी डेविल को शांत कर ही लिया है। मैंने राहत की सांस ली। वैन निंग ज्यादातर समय बहुत अच्छी होती है, मेरा ख्याल रखती है। बस उसकी ये बीमारी जैसी अधिकार जताने की आदत प्योंग या यांडेरे कभी कभी डरा देती है। खाना खत्म करने के बाद वैन निंग ने मेरी तरफ एक खास नजरों से देखा। ये देखते ही मेरे कानों की लौ फिर से लाल हो गई। मैंने झिझकते हुए कहा, वैन निंग, मेरा पेट भर गया है। मैं अब निकलता हूं, तुम आराम से खाओ। उसने अपनी कुर्सी पीछे हटाई और उठ खड़ी हुई। पेट भर गया? तो क्या जा रहे हो? क्या तुम कुछ भूल रहे हो? वो फिर से मेरे करीब आ गई। उसकी नर्म बाहें मेरे बाजुओं से चिपक गईं। मैंने घबराकर फुसफुसाया, तुम क्या कर रही हो? ये स्कूल का ऑफिस है, यहां कैमरे लगे हैं। वैन निंग ने अपने होठों को हल्के से चाटा और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, फिक्र मत करो, कैमरे बंद हैं। उसने अपनी नजरों से मुझे जाल में फंसाते हुए कहा, मैंने आज तुम्हारे लिए इतना शानदार लंच तैयार किया, क्या तुम मुझे इसका कोई इनाम नहीं देना चाहते? मैं सच में जाना चाहता हूं। अगर किसी ने देख लिया तो? उसने बेपरवाही से जवाब दिया, देख लिया तो क्या? यूनिवर्सिटी में शादी करके बच्चे पालने वाले भी होते हैं। इतना कहकर वो मुझ पर झपटी। मुझे यह सब बहुत अजीब और शर्मनाक लग रहा था। नहीं वैन निंग, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, हमें किसी और के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। वैन निंग ने धीरे से मेरा हाथ सहलाया और एक नर्म आवाज में बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूं कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। तुम आराम से अपनी पढ़ाई पूरी करो, अब तुम जा सकते हो। मैं फौरन उठा और ऑफिस से बाहर निकल गया। सुकी ने जैसे ही मेरे लाल कानों को देखा, वो सब समझ गई। मैडम ने फिर से अपने छोटे बॉयफ्रेंड को परेशान किया है। सुकी मन ही मन सोचने लगी, वो लड़का अभी सिर्फ 18-19 साल का है और हमारी मैडम भी कितनी बेरहम है। बेचारा लड़का, उसे तो मैडम ने एक मौके की तलाश में अपने जाल में फंसाया और बिस्तर तक ले आई, और अब तो बच्चा भी होने वाला है। सुकी ने बस अपना सिर हिलाया। उसे उस लड़के पर तरस आ रहा था। शायद अभी लड़का पूरी जिंदगी इस बंधन से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। कितना बदनसीब है ये। मैं जब वापस पहुंचा
तो तियान चैंग ने मेरे कंधे पर एक जोरदार थपकी दी। लुओ भाई, तूने खाना नहीं खाया होगा ना? ले ये देख, मैं तेरे लिए भी खाना ले आया हूं। शुक्रिया चैंग भाई, लेकिन मैंने खा लिया। क्या इतनी जल्दी खा भी लिया? उसने हैरानी से पूछा। मैंने बस अपनी घबराहट छुपाते हुए सिर हिला दिया। तियान चैंग ने अचानक अपनी नाक सिकोड़ी मेरे करीब आकर मुझे सूंघने लगा, फिर माथे पर बल डालकर बोला, लुओ भाई, तेरी बॉडी से किसी औरत की खुशबू आ रही है। किससे मिलने गया था? अरे तुम इतनी बारीकी से क्या सूंघ रहे हो? शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? नामुमकिन। तू पक्का किसी औरत से मिलकर आया है, और वो भी कोई बेहद खूबसूरत महिला है। क्या तू हमारे गाइड फोदावेन से मिलने गया था? वो तो काफी सुंदर है। चेंग भाई, कुछ भी मत सोचो, वो हमारी गाइड नहीं है। और खाने के लिए शुक्रिया, मैं इसे शाम को खा लूंगा। दोपहर में मैच फिर से शुरू हुआ। हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट एक बार फिर बाय बाय पाकर सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां हमारा सामना सिविल इंजीनियरिंग थोबुखे वाली टीम से होना था। सिविल वालों का रुतबा देखकर हमारा क्लास मॉनिटर जियांग हुआई इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में चिल्लाया, रेफरी, हम नहीं खेलेंगे। हमारा डिपार्टमेंट हार मानता है। शुयू के पास खड़े एक सीनियर ने तिरस्कार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हुए एक उपहास भरी हंसी हंसी। सुनो, वो सामने वाली टीम का सीनियर जो तंज कस रहा था, उसने बहुत बदतमीजी से कहा कि हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सिर्फ सजावटी फूलदान शो पीस हैं, शक्ल से भले ही अच्छे हों पर किसी काम के नहीं। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं तुरंत आगे बढ़ा और साफ कह दिया कि हम हार नहीं मान रहे हैं। जियांग हुआई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बोला कि पागल मत बनो, हमें बास्केटबॉल नहीं आती। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो कोई और तरीका ढूंढो। वो खुद अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। लेकिन भाई, मैंने उसकी एक न सुनी। मेरी आवाज एकदम शांत थी, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता था कि मैंने पिछले इतने सालों में क्या क्या तैयारी की है। जैसे ही मैं कोर्ट में उतरा, लड़कियों की चीखें सुनने लायक थीं। सब बस मेरा ही नाम ले रही थीं। जियांग लुओ कितना हैंडसम है, कितना कूल है। वो विपक्षी टीम का लड़का अभी भी जल रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, अभी तो बस ये शक्ल देख रहे हो, जब हमारा शुयू इसे मैदान पर बुरी तरह हराएगा, तब देखना इसकी ये सारी चमक धमक कैसे गायब होती है। उसे लग रहा था कि मैं सिर्फ एक शो पीस हूं, लेकिन उसे क्या पता था कि खेल अब शुरू होने वाला था और पासा पूरी तरह पलटने वाला है। मैच शुरू हुआ और जैसे ही रेफरी ने गेंद हवा में उछाली, मैंने फुर्ती दिखाई। लोग तो ये सोच रहे थे कि मैं बस दिखावे के लिए हूं, लेकिन जब मैंने पहला क्रॉसओवर मारा और शुयू को चकमा देकर बास्केट की तरफ बढ़ा, तो पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। वो जो सीनियर अभी मुझ पर हंस रहा था, उसका चेहरा देखने लायक था। जियांग हुआई भी अपनी आंखें मलता रह गया कि क्या ये वही जियांग लुओ है जिसे वो अब तक कायर समझता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं शुयू को इस मैच में हरा पाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है, जब वैन निंग ये सब देखेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? मैच शुरू होते ही वो लोग तो एकदम जोश में थे। शुयू के उस साथी ने चिल्लाकर कहा कि जियांग लुओ एक अंक भी नहीं बना पाएगा। जियांग हुआई भी दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज मेरी फजीहत पक्की है। वो तो मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि मैं हार जाऊं, ताकि उसे तसल्ली मिल सके कि मैंने जो किया वो गलत था। मैदान के किनारे शैन रैन भी मौजूद थी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक उम्मीद थी। उसे मुझ पर भरोसा तो था, लेकिन शायद उसे भी लगता था कि शुयू का मुकाबला करना आसान नहीं है। सीटी बजी और खेल शुरू हुआ। शुयू सच में बहुत माहिर निकला। गेंद उसके पास गई और उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सीधे हाथ उठाया और एक सटीक 3 पॉइंटर। गेंद बास्केट के अंदर। 1 मिनट भी नहीं बीता था और स्कोर 3-0 हो गया। लोगों की बातें शुरू हो गईं। शुयू तो आज भी अपराजेय है। जियांग लुओ तो गया, बेचारा जियांग लुओ। सब लोग यही मान चुके थे कि खेल खत्म हो गया। शोर के बीच में भी मुझे शैन रैन की आवाज सुनाई दी, जियांग लुओ, क्यायो चायो, आगे बढ़ो, जीत जाओ। तभी जब शुयू का ध्यान थोड़ा भटका और उसे लगा कि वो मैच जीत चुका है, उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने वो आवाज सुनी जो आज पूरे कोर्ट में गूंज रही थी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर वो थोड़ा चौंका। शुयू ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नज़रें सीधे मेरे पास आकर रुक गईं। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक 3 पॉइंटर से खेल खत्म हो गया? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या शुयू को अब मेरी असलियत का एहसास होगा? सुनो, जैसे ही शुयू ने शैन रैन की आवाज सुनी, उसका ध्यान भटका और गेंद उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। मेरे लिए तो यही मौका था। मैंने बिजली की रफ्तार से उस गेंद को लपका। शुयू के खिलाड़ी मुझे घेरने के लिए दौड़े, लेकिन मैंने उन्हें चकमा देकर एक लंबा छलांग लगाई और हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए गेंद को बास्केट की ओर उछाल दिया। बॉल सीधे नेट के बीचों बीच। पूरे मैदान में एक सन्नाटा छा गया और फिर शोर मच गया। अरे, जियांग लुओ ने तो कमाल कर दिया भाई, ये तो छुपा रुस्तम निकला। यहां तक कि हमारे गाइड साहब भी मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी टीम की इस वापसी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब वो मुझे और भी गौर से देख रहे थे।
मेरा शांत स्वभाव, पढ़ाई में लगन, ऊपर से ये डैशिंग लुक्स। सच कहूं तो ऐसी पर्सनैलिटी को पसंद करना तो लाजमी है ना? लेकिन उस शोर शराबे से दूर कैंपस की सबसे ऊंची इमारत की खिड़की पर एक अलग ही मंजर था। वैन निंग वहां खड़ी थी, अपना बड़ा सा पेट संभाले हुए। उसके हाथ में एक हाई पावर टेलीस्कोप था, जिससे वो सैकड़ों मीटर दूर बने उस बास्केटबॉल कोर्ट का हर एक पल साफ देख रही थी। उसने अपनी ठंडी और नशीली आंखों के किनारे सिकोड़े, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने धीरे से सुकी से कहा, सुकी, देखो तो, मेरा ये छोटा बॉयफ्रेंड कितना शानदार है। उसकी आवाज में वो अधिकार वाली चमक थी, जैसे उसने कोई कीमती चीज जीत ली हो। वैन निंग को तो वो खेल बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी ये नजरें बहुत खतरनाक हैं? वो तो बस मुझे खेलता देख खुश हो रही है, लेकिन अगर शूयू ने मुझे बहुत ज्यादा करीब से घेर लिया तो वैन निंग क्या करेगी? तुम सही कह रही हो, वैन निंग की नजरों में मेरा खेल बिल्कुल वैसा ही था, बिना किसी कमी के। सुकी ने भी सिर हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलाई, पर उसकी आवाज में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी। उसने धीरे से कहा, वैन जोंग, जियांग लुओ साहब वाकई बेहतरीन है, बस क्या आपको नहीं लगता कि वो अभी काफी छोटे हैं? वैन निंग के चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, छोटे होने से क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे सब बड़ा हो जाएगा। सुकी ने चुपचाप अपनी नाक सहलाई। वो जानती थी कि वैन निंग की पसंद ही निराली है। इतने हैंडसम और रसूखदार लोगों को ठुकराने के बाद आखिरकार उसे ये छोटा सा लड़का ही क्यों भाया, ये रहस्य शायद सिर्फ वैन निंग ही जानती थी। वैन निंग ने अपना हाथ अपने उभरते हुए पेट पर रखा और प्यार से फुसफुसाई, नो नो नूर, देख रहे हो, तुम्हारे पापा बास्केटबॉल में कितने माहिर हैं। भविष्य में हम दोनों साथ बैठकर उन्हें खेलता देखेंगे। ये कहकर वो फिर से उस टेलीस्कोप से चिपक गई, जैसे उसे दुनिया में बाकी किसी चीज से कोई मतलब ही ना हो। उधर मैदान पर खेल का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। मैं सिर्फ खेल नहीं रहा था, मैं कोर्ट पर राज कर रहा था। मेरी हर ड्रिबल, हर मूव एकदम सधी हुई थी। मैं एक ऐसा पॉइंट गार्ड गोए बनकर उभरा था जिसकी गेंद कभी खाली नहीं जाती थी। हर शॉट, हर पास एकदम परफेक्ट। सच तो यह है कि उस वक्त शूयू भी मेरे सामने फीका पड़ रहा था। मेरी सटीकता देखकर दर्शक दीर्घा में सन्नाटा था। वो बस ये देख रहे थे कि कैसे एक शो पीस समझा जाने वाला लड़का बास्केटबॉल के इतिहास में आज एक नया रिकॉर्ड बना रहा था। मैदान का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। स्कोरबोर्ड पर अंक 36-17 हो चुके थे। सिविल इंजीनियरिंग की टीम अब पूरी तरह बौखला गई थी। उनके कप्तान शूयू के साथी चिल्ला रहे थे, गेंद जियांग लुओ के पास मत जाने दो, उसे हर हाल में रोको। शूयू अपनी पूरी ताकत से गेंद को ड्रिबल कर रहा था। जैसे ही उसने बास्केट में बॉल डालने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, तभी फिर से वही हुआ। शैन रैन की आवाज गूंजी, जियांग लुओ चायो, और शूयू तुम भी चायो। शूयू का ध्यान फिर से भटक गया। उसने एक पल के लिए रुककर पीछे मुड़कर शैन रैन को देखा। वो सोच में पड़ गया, क्या सच में उसने उसका नाम भी लिया? क्या शैन रैन उसका भी हौसला बढ़ा रही थी? उस एक पल की खुशी और उत्तेजना ने उसे मानो पस्त कर दिया। और मुझे तो इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही उसका ध्यान भटका, मैंने बिजली की फुर्ती से गेंद छीन ली। मैंने एक के बाद एक बास्केट किए और देखते ही देखते फासला सिमटने लगा। जब हाफ टाइम का ब्रेक हुआ तो शूयू की टीम के साथी उस पर बरस पड़े। शूयू, तुझे क्या हो गया है? तू इतना बेखबर क्यों खेल रहा है? शूयू बस नजरें चुराकर शैन रैन की तरफ देख रहा था। उसके लिए अपनी ड्रीम गर्ल का वहां होना ही काफी था। वो खेल पर ध्यान कैसे लगाता? जैसे ही मैं कोर्ट से बाहर आया, भीड़ मेरे चारों तरफ जमा हो गई। हर कोई मुझे पानी की बोतल थमा रहा था, पर मेरी नजरें बस एक ही इंसान को ढूंढ रही थीं। तभी सबसे सुंदर सीनियर शैन रैन खुद मेरे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ पानी बढ़ाया और कहा, जियांग लुओ, बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम वाकई कमाल के हो। सच कहूं तो प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था। जब शैन रैन ने पानी की बोतल बढ़ाई तो मैंने बिना ज्यादा सोचे उसे ले लिया और एक घूंट भर लिया। पर जैसे ही पानी गले से नीचे उतरा, मुझे अपनी पीठ पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो कोई साधारण एहसास नहीं था, वो एक ठंडी, तीखी और बहुत ही खतरनाक नजरों का पीछा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे बहुत करीब से घूर रहा है। मैंने फौरन चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। क्या वैन निंग यहां है? लेकिन वहां मुझे कोई नहीं दिखा। मन ही मन मैंने सोचा, शायद वो अपने काम की भाग दौड़ में बिजी होगी। वैसे भी प्रेगनेंसी के इस नाजुक दौर में उसे इतना दौड़ना भागना नहीं चाहिए। मुझे तो बस उसकी सेहत की चिंता हो रही थी, कहीं उसे कुछ हो न जाए। हाफ टाइम खत्म हुआ और मैच फिर शुरू हो गया। इस बार शूयू की टीम ने कसम खा ली थी कि वो मुझे गेंद छूने तक नहीं देंगे। उनके खिलाड़ी मुझे ऐसे घेर रहे थे जैसे कोई शिकारी शिकार को घेरता है। उन्होंने मुझे तो पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मैंने तियान चेंग की ताकत को कम करके आंका था।
तियान चैंग ने आज तक किसी को नहीं बताया था कि वो कभी यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का विजेता रह चुका है। उसने जैसे ही बाजी पलटी, विपक्षी टीम के होश उड़ गए। उसने एक के बाद एक कई बास्केट दाग दिए। हालांकि वो सब 2 पॉइंटर्स ही थे, लेकिन जिस तरह उसने गेम की कमान संभाली, उसने शूयू की पूरी डिफेंस लाइन को चकनाचूर कर दिया। अब स्कोर बोर्ड पर हमारी पकड़ मजबूत हो रही थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वो अनजाना डर था। वैन निंग की वो तीखी नजरें, वो यहां नहीं थी, लेकिन क्या उसने मुझे वो पानी पीते हुए देख लिया था? अगर उसने देख लिया तो घर पहुंचते ही न जाने वो मुझे कैसे सजा देगी। क्या मुझे अब खेल पर ध्यान देना चाहिए या उस लेडी डेविल के गुस्से की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? भाई, खेल अब एकदम चरम पे पहुंच गया था। छोटे छोटे 2 पॉइंट वाले गोल की कीमत तब पता चली जब हमने स्कोर 38-28 तक पहुंचा दिया। सिविल इंजीनियरिंग वाली टीम भी कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली और सारा ध्यान तियान चैंग को रोकने पर लगा दिया। बस इसी का तो इंतजार था। जैसे ही तियान चैंग घिरा, मैं पूरी तरह फ्री हो गया। मैंने मौके का फायदा उठाया और लगातार कई 3 पॉइंटर्स दाग दिए। स्कोरबोर्ड पर जो फासला कभी मीलों का लगता था, वो अब सिर्फ एक सांस की दूरी पर था। मैच का आखिरी मिनट चल रहा था और स्कोर था 46-45। बस 1 अंक का फर्क। पूरा स्टेडियम पागल हो रहा था। लड़कियां अपनी आवाज खो चुकी थीं, उनकी चीखें आसमान फाड़ रही थीं। लोग इंटरनेशनल मैच देखना भूलकर हमारे खेल में डूब गए थे। हर किसी की जुबान पर बस मेरा नाम था। हर कोई चाहता था कि मैं जीतूं। शायद मेरी शक्ल ही ऐसी है कि कोई मुझे हारते नहीं देखना चाहता। खेल अब बिल्कुल डू और डाई वाली स्थिति में था। तियान चैंग ने मैदान पर एक शानदार फुर्ती दिखाई। एकदम बिजली की तरह लुढ़कते हुए उसने गेंद छुड़ाई और सीधे जियांग हाइताओ की तरफ उछाल दी। जियांग हाइताओ ने जैसे ही गेंद पकड़ी, उसने दहाड़कर चिल्लाया, गेंद जियांग लुओ को दो। मेरे पास पहुंचते ही खेल का रुख पलटने वाला था, लेकिन शूयू की टीम के 2 खिलाड़ी मानो साए की तरह मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मुझे हिलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। अब क्या करूं? अगर मैंने इस बार चूका तो सब खत्म हो जाएगा। और वो ऊपर उस खिड़की में बैठी वैन निंग, क्या वो भी अपनी सांसें रोककर मेरा इंतजार कर रही है? मुझे लग रहा है कि ये आखिरी शॉट ही तय करेगा कि मैं आज बास्केटबॉल का हीरो बनूंगा या वैन निंग के गुस्से का शिकार। खेल एकदम रोमांचक मोड़ पर था। जियांग हाइताओ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और ऊंची छलांग मारकर गेंद को हवा में ही मुझे पास कर दिया। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। बस 10 सेकंड बचे थे। मेरा दिमाग पूरी तरह शांत था। मैंने झट से अपना सही एंगल पकड़ा और बास्केट की तरफ निशाना साधा। जैसे ही मैं गेंद उछालने वाला था, शूयू अचानक एक तेंदुए की तरह मेरे सामने उछला। वो मेरा शॉट ब्लॉक करने के लिए हाथ फैलाकर आ चुका था। मेरी धड़कनें तेज थीं, लेकिन घबराहट में नहीं, बल्कि एड्रेनलिन के नशे में। मैंने आखिरी पल में गेंद को हल्का सा दाईं ओर शिफ्ट किया। शूयू का हाथ मेरे ऊपर से खाली निकल गया और गेंद एक खूबसूरत जादुई आर्च बनाते हुए हवा में तैरती हुई गई। स्विश! बॉल सीधे नेट के बीचों बीच। ठीक आखिरी सेकंड में 3 पॉइंटर। स्कोरबोर्ड पलटा और हम 46 से 48 पर पहुंच गए। जैसे ही रेफरी की सीटी बजी, पूरा स्टेडियम जैसे फट पड़ा। चारों तरफ बस शोर था। जीत गए, हम जीत गए। परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले चैंपियन बन गए। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ लड़कियां तो यकीन ही नहीं कर पा रही थीं कि जो टीम पहले हार मान चुकी थी, उसने शूयू की अपराजित टीम को धूल चटा दी। मैं जैसे ही कोर्ट से बाहर आया, मेरी अपनी क्लास के साथियों ने मुझे घेर लिया। कोई मुझे पानी दे रहा था तो कोई पसीना पोंछने के लिए तौलिया। हालांकि तियान चैंग और जियांग हाइताओ भी हीरो थे। बिना उनकी मेहनत के ये मुमकिन नहीं था, इसलिए सब उन्हें भी सिर आंखों पर बिठा रहे थे। माहौल ऐसा था जैसे हमने कोई विश्व कप जीत लिया हो। पर उस शोर शराबे में भी मेरी नजरें फिर से उस खिड़की की तरफ गईं। क्या वैन निंग ने वो आखिरी शॉट देखा? मुझे डर और एक्साइटमेंट दोनों महसूस हो रहे थे। अब जब मैं जीत चुका हूं, तो क्या उसका यैंडेरे वाला प्यार अब और भी खतरनाक हो जाएगा, या फिर वो मेरी जीत का कोई खास जश्न मनाएगी? देखो, इस पूरी खुशी के माहौल में सिर्फ एक ही इंसान था जो अंदर ही अंदर जल रहा था, जियांग हुआई। उसका चेहरा एकदम काला पड़ा हुआ था। उसे अब पछतावा हो रहा था कि अगर उसने बास्केटबॉल टीम से नाम वापस नहीं लिया होता, तो आज हीरो वो होता, न कि मैं। आसपास के स्टूडेंट्स की बातें भी अब मुझे सुनाई दे रही थीं। जियांग लुओ कमाल का है, वो मेरा क्रश बन गया है, लेकिन सुना है उसका कोई है, किसी बड़े घराने की लड़की शायद। हाँ, शैनरैन सीनियर ने उसे अप्रोच किया था, उसने मना कर दिया। तुझे क्या लगता है, तेरा नंबर आएगा? तभी शैनरैन तौलिया लेकर मेरी तरफ आई। उसने मेरे चेहरे का पसीना पोंछने की कोशिश की, लेकिन मैंने फुर्ती से पीछे हटकर खुद को बचा लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सीनियर, पर मैं खुद पहुंच लूंगा। असल में मेरे दिमाग में उस वक्त बस वैन निंग ही चल रही थी, वो बीमारी जैसी अधिकार वाली वैन निंग। अगर उसने मुझे किसी और से तौलिया लेते हुए देख लिया तो सच मानो वो मुझे सचमुच कमरे में कैद कर लेगी। और मेरा डर गलत नहीं था, क्योंकि वो अभी भी कहीं दूर से टेलीस्कोप से मुझे देख रही थी।
मैच खत्म होने के बाद मैं सीधा नॉर्थ सिटी के बाहरी इलाके में स्थित उस आलीशान विला चोंगविन पहुंचा जहां वैन निंग रहती है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, घर में सन्नाटा था। वैन निंग कहीं नहीं दिखी। मेरा माथा ठनका। ये औरत फिर कहां गायब हो गई? उसका पेट इतना बड़ा है, बच्चा होने वाला है, फिर भी वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती। दिन भर दौड़ भाग कर रही है, कभी ऑफिस, कभी अस्पताल, कभी ये मैच। मुझे अंदर ही अंदर उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो कहां होगी? कहीं फिर से तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? मैं घर के अंदर टहलने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि वैन निंग ने वो तौलिए वाला सीन देख लिया था और वो किसी बड़ी साजिश के इंतजार में है? या फिर वो किसी डॉक्टर के पास गई है? मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। बेबी को कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर तुम गिर गई तो? मैं घबराकर उसकी तरफ लपका और उसे सहारा देते हुए सोफे की तरफ ले गया। मेरा दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। तुम इतनी रात को कहां थी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए हुए हो और फिर भी दिन भर इधर उधर भाग रही हो। वैन निंग ने बड़ी शांति से मेरी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, मैं आज तुम्हारा बास्केटबॉल मैच देखने गई थी। मैं एकदम ठिठक गया। क्या? तुम भीड़ में थी? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, इतनी शाही और गरिमामयी दिखती हो। अगर तुम भीड़ में होती तो मेरी नजर जरूर तुम पर पड़ती। उसने अपनी जेब से वो शेदेखन फोल्डेबल हाई एंड टेलीस्कोप निकाला और मेरे सामने हवा में लहराया। शायद इसलिए क्योंकि मैं काफी दूर थी। दूर से देखने का मजा ही कुछ और है। उसने मेरी तरफ देख एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। वैसे खेल बहुत अच्छा था तुम्हारा। काफी फीमेल फैंस बढ़ गई हैं तुम्हारी। पानी देने वालों की लाइन तो देखो कितनी लंबी थी। उसकी आवाज में जो नीरसता थी, उसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मुझे अचानक दोपहर वाला वो ठंडा ठंडा एहसास याद आया। वो नजरें! वो कोई और नहीं, खुद वैन निंग थी जो मुझे देख रही थी। मेरी सांसें गले में अटक गईं। मैंने हड़बड़ी में लगभग गिड़गिड़ाते हुए सफाई दी, नहीं, वैन निंग, गलत मत समझो। वो लोग, मुझे उनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। वो कितनी देर से वहां खड़ी होकर मुझे देख रही थी। क्या उसने शैन रैन के साथ मेरी वो छोटी सी बातचीत भी देख ली? अगर उसे शक हुआ तो घर की ये चार दीवारी मेरे लिए एक जेल न बन जाए। तुम ही बताओ, इस बार वो मुझे किस तरह की सजा देने वाली है? प्रेगनेंसी में सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। बस कुछ महीने और, मैंने खुद को समझाते हुए सोचा। उस रात कमरे में वैन निंग की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मुझे छूती रही, चूमती रही और अपनी बातों के जाल में उलझाती रही। मैं बस बिस्तर पर बेजान सा लेटा रहा। क्या सारी प्रेग्नेंट औरतें ऐसी ही होती हैं? पर अपनी बेटी के लिए मैंने हर चीज को हंस कर सह लिया। कॉलेज का तो माहौल ही बदल गया था। बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने के बाद मैं सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स का लड़का नहीं, बल्कि पूरे कैंपस का हॉटस्पॉट बन गया था। इंटरनेट फोरम पर मेरी ही चर्चा थी। कहीं मेरे बास्केटबॉल मूव्स की तारीफ थी तो कहीं मेरे लुक्स की। पहले साल से लेकर चौथे साल तक लड़कियां लाइन लगाए खड़ी थीं। हर रोज मेरी डेस्क पर इतने प्रेम पत्र, लव लेटर्स होते थे कि मैं उन्हें गिन भी नहीं पाता था। लेकिन मैंने हर किसी को साफ कह दिया था, मेरा दिल किसी और का है, मैं रिलेशनशिप में हूं। उस दिन न जाने कितनी लड़कियों का दिल टूटा था। वीकेंड पर वैन निंग मुझे अपने साथ गांव ले जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मैंने देखा कि उसका पेट अब काफी उभर आया है। मुझे थोड़ी घबराहट हुई तो मैंने दबी आवाज में पूछा, वैन निंग, तुम्हारा पेट अब इतना साफ दिखने लगा है? क्या लोगों को शक नहीं होगा? क्या हमें थोड़ी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? वैन निंग ने मेरी तरफ मुड़कर एक फीकी लेकिन गहरी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और अपनी नजरों को मेरी आंखों में गड़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें शर्म आती है कि कोई इसे देख लेगा? इसमें तुम्हारी और मेरी बेटी है, जियांग लुओ। क्या तुम्हें इसका गर्व नहीं है? उसकी आवाज में वो जबरदस्त अधिकार वाला अंदाज फिर से था। मुझे समझ आ गया कि यहां तर्क करने का कोई फायदा नहीं है। दादी के पास पहुंचकर क्या होगा? क्या वैन निंग वाकई एक आदर्श बहू बन पाएगी या फिर वहां भी वो मुझे अपनी नजरों के घेरे में कैद रखेगी? मेरा दिल तो अभी से धड़क रहा है। दादी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी? सच में। जब हम गांव की उस संकरी गली में पहुंचे तो मुझे लगा जैसे मेरी धड़कनें रुक सी गई हैं। चारों तरफ वही जानी पहचानी आवाजें और चुगलखोर नजरें थीं। मैंने गाड़ी की खिड़कियां कसकर बंद कर ली थीं, लेकिन वो लोग भी कम नहीं थे। हर बुढ़िया ऐसे देख रही थी जैसे आर पार देख लेगी। वैन निंग तो शांत थी, लेकिन मुझे पसीना आ रहा था। जैसे ही रास्ता बंद हुआ, हम दोनों को उतरना पड़ा। अब वो सब हो रहा था जिसका मुझे डर था। अरे देखो, वो तो जियांग लुओ है। फिर ले आया अपनी वो शहर वाली छोरी, एक दादी ने कान फुसफुसाकर अपनी सहेली से कहा। दूसरी दादी ने अपनी आंखों पर हाथ का छज्जा बनाया और वैन निंग के पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे इसकी बहू का पेट तो देखो, कितना बड़ा हो गया है, पक्का बच्चा आने वाला है। अब ये लोग शादी कब करेंगे? गांव में तो ऐसी बातें बड़ी जल्दी फैलती हैं। वो सारी बातें मेरे कानों में आग की तरह लग रही थीं।
वैन निंग ने बहुत सहजता से अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में फंसा लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो सबको जता रही हो कि ये मेरा है। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, क्यों इतना घबरा रहे हो? क्या मेरी वजह से तुम्हें गांव में अपनी इज्जत खोने का डर है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़ें नीची कर ली। सामने से दादी के घर का दरवाज़ा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब दादी इन बुढ़ियाओं से ये सब सुनेंगी तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वो मुझे डांटेंगी या फिर वैन निंग के इस रूप को देखकर वो भी कुछ कहेंगी? हम दरवाजे के पास पहुंच गए। मैंने दबी आवाज में वैन निंग से कहा, वैन निंग प्लीज अंदर चलकर थोड़ा नरमी से पेश आना। ये मेरी दादी हैं और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी बात से परेशान हो। वैन निंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ दरवाजा खटखटाया। अंदर से दादी की खांसने की आवाज आई। अब जो भी होगा वो बहुत दिलचस्प होने वाला था। आगे क्या हुआ? क्या दादी ने उसे स्वीकार किया? दादी की वो खुशी देखकर मेरी घबराहट तो थोड़ी कम हुई, लेकिन उनका सवाल सुनकर मैं फिर से सकपका गया। दादी ने वैन निंग के पेट पर हाथ रखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर लोलुओ तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा सुख मुझे मिलने वाला है और तूने इतनी देर कर दी। दादी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। उन्होंने वैन निंग को सोफे पर ऐसे बिठाया जैसे वो कोई रानी हो और खुद किचन की तरफ भागने लगी, शायद उनके लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए। वैन निंग सोफे पर आराम से बैठ गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। मैंने गौर किया कि उसका पेट वाकई में 4 महीने के हिसाब से थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ था। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चा बहुत स्वस्थ है या फिर अंदर कुछ और बात है? मैंने धीरे से वैन निंग के कान में फुसफुसाया, तुम्हारे पेट का साइज ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा? क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया था कि कहीं जुड़वा तो नहीं है? वैन निंग ने मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही रहस्यमयी हंसी हंसी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर फेरा और बोली, तुम बस ये देखो कि मैं और हमारी बेटी सुरक्षित हैं। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा ये छोटा सा घर उसे रखने के लिए काफी छोटा तो नहीं पड़ जाएगा? वो जिस तरह से बात कर रही थी, मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रही है। दादी रसोई में खाना बना रही हैं और बाहर गलियों में वो बुढ़ियाएं अभी भी हमारे बारे में ही बातें कर रही होंगी। दादी की बातों ने मुझे थोड़ा और असहज कर दिया। उन्होंने जिस तरह से शादी और वेडिंग की बात छेड़ी, मुझे लगा कि जैसे मैं किसी जाल में फांसता जा रहा हूं। पर वैन निंग ने बड़ी चतुराई से स्थिति संभाल ली। उसने दादी का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत ही सौम्य और आदर्श बहू वाली आवाज में कहा, दादी कोई जल्दी नहीं है। जियांग लुओ अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके करियर में कोई रुकावट आए। जब वो अपनी डिग्री पूरी कर लेगा तभी हम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे। दादी की आंखों में वैन निंग के लिए सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने बस यही कहा, बेटा तुम कितनी समझदार हो। जियांग लुओ बहुत खुशनसीब है कि उसे तुम जैसी जीवन साथी मिली है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वैन निंग की पकड़ मेरे हाथ पर थोड़ी और सख्त हो गई। जैसे ही दादी किचन में वापस गईं, वैन निंग ने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया और धीरे से कहा, देखा मैंने तुम्हारी पढ़ाई की कितनी फिक्र की। अब तुम पर भी तो फर्ज बनता है कि तुम मेरी और नूनू नूनो की फिक्र करो। उसकी आवाज में वो मिठास थी, लेकिन उसके पीछे एक चेतावनी भी छिपी थी। मुझे समझ आ गया कि उसने ये सब सिर्फ मुझे बांधे रखने के लिए कहा है। दादी को तो लग रहा है कि वैन निंग बहुत महान है, पर असलियत तो बस हम दोनों जानते हैं। तभी मुझे ख्याल आया कि क्या सच में मैं ग्रेजुएशन तक इंतजार कर पाऊंगा, या वैन निंग उससे पहले ही कुछ ऐसा कर देगी कि मुझे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़े। रात का समय होने वाला था और गांव का ये घर शहर की उस आलीशान हवेली जैसा सुरक्षित नहीं लग रहा था। अचानक घर के बाहर से फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। क्या वो फिर से वही पड़ोस की बुढ़ियाएं हैं, या फिर कोई और है जो वैन निंग का पीछा कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है, इस शांति के पीछे कोई तूफान तो नहीं पल रहा? दादी ने वैन निंग की खूब खातिरदारी की और उनके लिए वो खास देसी घी और चिकन सूप बनाने में लग गईं। दादी के लिए तो मानो वो लाडली बहू ही थी। मैंने मुस्कुराकर दादी को हामी भर दी कि मैं वैन निंग का पूरा ख्याल रखूंगा। गांव के उस शांत माहौल में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वैन निंग का मन शायद कहीं और था। थोड़ी देर बाद मैंने उसे टहलने के लिए पास के जंगल की तरफ चलने को कहा। मौसम सुहावना था और हम पेड़ों की छांव में काफी दूर तक चले गए। अचानक वैन निंग रुक गई। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं और उसने अपनी कमर पर हाथ रखा। जियांग लुओ, मैं बहुत थक गई हूं, अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। मैंने उसकी हालत देखी, उसका पेट वाकई भारी लग रहा था। मैंने फौरन घुटने के बल बैठकर कहा, तुम थक गई हो? कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लेता हूं, घर अभी काफी दूर है। लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसने मेरा हाथ झटक दिया और अपनी आंखों में वही पुरानी यैंडेरे वाली चमक लेकर बोली, नहीं। वो मेरे और करीब आ गई,
उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दबाव था। मुझे पीठ पर नहीं बैठना, मुझे बस ये देखना है कि क्या तुम वाकई थकोगे अगर तुम्हें मुझे गोद में उठाकर चलना पड़ा। तुम बास्केटबॉल के चैंपियन हो ना, चलो देखते हैं कि तुम अपनी इस गर्भवती गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी का बोझ उठाने के लिए कितने तैयार हो। उसकी ये बात सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जंगल में जहां हम बिल्कुल अकेले थे, वो मुझसे ऐसी अजीब सी परीक्षा ले रही थी। क्या वो वाकई मेरी ताकत देखना चाहती थी, या फिर वो बस ये तसल्ली करना चाहती थी कि मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो काफी भारी थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं गिर न जाए। वो मेरे गले में बाहें डालकर ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे पूरी तरह अपने काबू में कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सिर्फ थकान की वजह से ऐसा कह रही थी, या वो बस जंगल के उस सन्नाटे का फायदा उठाकर मुझे अपनी बातों के जाल में और गहराई से फंसाना चाहती थी? और अगर इस दौरान कोई गांव वाला हमें देख ले तो फिर कौन सा नया बखेड़ा खड़ा होगा? दादी के घर से वापस लौटते समय जब मैंने वैन निंग को गोद में उठाया तो वो बुढ़ियाएं फिर से अपनी खिड़कियों और दरवाजों पर आ गईं। उनकी वो मुस्कान और फुसफुसाहटें मुझे अंदर तक शर्मिंदा कर रही थीं। देखो देखो, जियांग लुओ कितना अपनी लुगाई का ख्याल रखता है, देखो कैसे गोद में उठाकर ला रहा है। मैं शर्म के मारे अपना चेहरा नीचे झुकाए तेजी से कदम बढ़ा रहा था, लेकिन वैन निंग को तो मजा आ रहा था। उसने जानबूझकर मेरा कान खींचा और शरारत भरी आवाज में बोली, कितने कच्चे हो तुम, 2 लोगों की बातों ने तुम्हें इतना लाल कर दिया। फिर बिना किसी परवाह के उसने अपनी सुर्ख लाल लिपस्टिक लगे होंठ मेरे गाल पर टिका दिए, जिससे वहां एक साफ निशान बन गया। वैन निंग, ये क्या कर रही हो, हम अभी भी बाहर ही हैं। मैं हकलाया। उसने कोई परवाह नहीं की, बल्कि मेरी गर्दन को अपनी बाहों में और कस लिया। तो क्या हुआ, सबको पता चलने दो कि तुम किसके हो। वो दिन तो गुजर गया, लेकिन वैन निंग की वो कब्जे वाली आदत और भी गहरी होती गई। देखते ही देखते 3 महीने और बीत गए। सर्दियां आ गईं और कॉलेज में विंटर वेकेशन जाड़ों की छुट्टियां शुरू हो गईं। मेरा पूरा समय वैन निंग और उसकी अजीब अजीब फरमाइशों को पूरा करने में बीतने लगा। एक शाम तियान चेंग और मेरी बास्केटबॉल टीम के बाकी लड़कों ने मुझे फोन किया। लुओ भाई, बहुत दिन हो गए, आज रात टीम बिल्डिंग के लिए बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं। मैंने फोन रखा और वैन निंग की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठी मेरी तरफ ही देख रही थी। उसे देखते ही मुझे वो पुराना डर याद आ गया। उसे पता चल गया तो वो मुझे बाहर जाने देगी? मेरा मन तो कर रहा था कि दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती करूं, पर वैन निंग की वो ठंडी नजरों की जेल मेरे चारों तरफ थी। मैंने बहुत संभल कर कहा, वैन निंग, दोस्त बुला रहे हैं, क्या मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा सकता हूं? उसने अपनी किताब बंद की और बिना पलक झपकाए मेरी तरफ घूरने लगी। उस कमरे में सन्नाटा पसर गया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगी, या फिर इस बार वो मेरे साथ खुद चलेगी ताकि कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए? जब मैंने सुना कि मुझे वो घर मिल सकता है तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन वैन निंग की अगली बात ने मेरे उत्साह पर पानी फेर दिया। तुम्हें क्या लगा, सब कुछ इतना मुफ्त मिलेगा? वैन निंग ने सोफे पर झुकते हुए कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी खतरनाक चमक थी। मकान तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें वो 200 दिनों का प्रायश्चित फेजाए पूरा करना होगा। और वैसे भी वो 200 दिन खत्म होने वाले हैं, तो क्यों ना हम उसे थोड़ा और बढ़ा दें? फिर से फेजाए मेरे साथ सोने की शर्त? मैं लगभग चिल्लाते हुए बोला, वैन निंग, मैंने अपनी मेहनत से बास्केटबॉल मैच जीता, इतनी पढ़ाई की, क्या मैं कभी इस बंधन से आजाद नहीं हो पाऊंगा? उसने अपनी गोद में रखे मेरे सिर को सहलाया और धीरे से कहा, आजाद? तुम मेरी दुनिया में हो, जियांग लुओ, और मेरी दुनिया की दीवारें बहुत ऊंची हैं। उसका 7 महीने का पेट अब काफी बड़ा हो चुका था। वो चलने फिरने में भले ही भारी महसूस करती हो, लेकिन उसका मानसिक दबाव मुझ पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हर दिन 1 लाख का वो हिसाब, वो सोने की शर्तें। मैं बस ये सोचकर कांप जाता हूं कि जिस दिन वो बच्चा पैदा होगा, क्या उसका कब्जा मुझ पर और ज्यादा बढ़ जाएगा? उस रात जब हम सोने गए, उसने फिर से मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कल तुम अपनी पसंद का घर चुन लेना, लेकिन याद रखना, घर की चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को घूर रहा था। क्या मैं सच में किसी लग्जरी घर का मालिक बन रहा हूं, या फिर मैं एक ऐसी सोने की जेल में कदम रख रहा हूं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? और ये जन्मदिन का तोहफा, क्या ये सच में तोहफा है या मुझे और गहराई में फंसाने का एक और बहाना? तुम ही बताओ, क्या मुझे ये घर लेना चाहिए या इस यांडेरे से थोड़ा दूर होने की कोशिश करनी चाहिए? मैंने मन ही मन यही सोचा। भाई, आज नहीं तो कल उम्र ढलेगी तो वैन निंग वैसे भी किसी और नए लड़के को ढूंढ लेगी। तब तक ये घर मेरे काम आएगा। और रही बात फेसाइन उसके साथ सोने की, तो चलो, अभी जवानी है, सह लेंगे। मैंने बस अपनी किस्मत को कोसते हुए उस सौदे के लिए हामी भर दी। उधर वैन नुआन वैन वॉन ने हमारे इस प्यार मोहब्बत के ड्रामा के बीच अपनी डिमांड रख दी। दीदी, मेरी वाली 5 घर कहाँ है? मैं भी तो ग्रेजुएशन के करीब हूं। मुझे अब आप दोनों का ये प्यार और रोमांस और नहीं झेलना।
मैं तो अब बाहर ही शिफ्ट हो रही हूँ। वैन निंग ने बड़ी बेपरवाही से कहा, ठीक है, बेहाई बेहाई में 2 विला खाली पड़े हैं, मैं वो तुम्हारे नाम कर दूंगी। पर साथ ही उसने एक मास्टर कार्ड खेला। नो 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 नो, के जन्म में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तुम सच में हमें छोड़कर जा रही हो? नूनू को अपनी मौसी की जरूरत होगी। वैन नुआन की नजरों में वो मौसी बनने का ख्याल आया और उसका इरादा फौरन बदल गया। उसने अपना बैग वापस रखते हुए कहा, ठीक है, अभी रुक जाती हूं, नूनू के लिए। वो तो रुक गई, पर मुझे लग रहा है कि वैन निंग ने उसे जानबूझकर अपने पास रोका है ताकि वो घर के अंदर की हर हरकत पर नजर रख सके। अब नूनू के आने की आहटें साफ महसूस हो रही हैं। घर का माहौल अब और भी भारी हो गया है। एक तरफ वो वैन निंग का बच्चा, दूसरी तरफ उसका ये पागलपन, और अब वैन नुआन की मौजूदगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या वैन निंग ने वैन नुआन को नूनू के बहाने इसलिए रोका है क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि नूनू के पैदा होते ही वैन निंग की ये यांडेरे वाली हरकतें और भी बेकाबू होने वाली हैं। क्या तुम्हें लगता है कि जन्म के बाद वैन निंग मुझे घर से बाहर भी निकलने देगी? रात के 10 बज चुके थे और पूरा विला रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वैन निंग को सोफे पर लेटे हुए देखा। 7 महीने का भारी पेट और वो शाही अंदाज। सच कहूं तो गर्भावस्था के बाद उसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आई थी। लेकिन मेरी थकान और वैन निंग की वो शिकारी वाली नजरों का मेल देखकर मेरा दिल फिर से बैठ गया। वो मेरी आहट सुनते ही उठ बैठी, जैसे उसे पता था कि मैं किस वक्त वापस आऊंगा। उसने अपनी बाहें मेरे गले के चारों ओर लपेट लीं और मेरी ठुड्डी को चूमते हुए पूछा, इतनी देर क्यों कर दी? पियो तो नहीं? मैंने छूफांग किचन में तुम्हारे लिए हैंगओवर की दवा सिंगजोथांग तैयार करवाई है ताकि सुबह सिर न दुखे। उसका ये केयरिंग वाला रूप जितना मीठा लगता है, मुझे उतना ही डरावना भी लगता है। उसकी नजरों में वो जो अधिकार था, जैसे उसे मेरे हर पल की खबर हो, वो मुझे साफ महसूस हो रहा था।